स्पार्क की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास 3 पोर्शन में बांटा गया है, जिसमें एक हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का रिटन एविडेंस हमें इतना ज़्यादा मिला नहीं। दूसरे शब्दों में हम समझे कि अगर इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में राजस्थान का एंशिएंट हिस्ट्री निकाल भी दे तो हम उसको पूरा पढ़ सकते हैं। मतलब इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री का योगदान गिनी चुनी जगह पे ही। अगला आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, अगला आ गया मिडिवल हिस्ट्री, फिर अगला आ गया मॉडर्न हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में हमारे राजस्थान का मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी रिच है, इतिहास की दृष्टि से काफ़ी रिच है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसका रिटन एविडेंस में हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरे शब्दों में हम समझे कि अब अकबर को बिना महाराणा प्रताप के नहीं पढ़ सकते, और अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह हमीर और कानड़ देव के बिना नहीं पढ़ सकते। औरंगजेब को हम राज सिंह और दुर्गादास के बिना हम नहीं पढ़ सकते। तो आज हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हमने जब जो रिटन एविडेंस के आधार पर हमने पाया कि जो हिस्ट्री है जो प्रांत वाइज या देश वाइज बटा हुआ है, देश वाइज इनका हिस्ट्री बटा हुआ है। जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, तो बोल दो चाहे उसको देश बोल दो, चूंकि पहले प्रिंसली स्टेट चूंकि पहले राजकुमार रहा करते थे तो उसको प्रिंसली स्टेट भी हम बोल सकते हैं। तो डायनेस्टी के आधार पर हमने पाया कि अलग अलग इनका इतिहास है, जैसे राठौड़ हो गया, पटियाला हो गया, चौहान हो गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। अब चूंकि मेवाड़ का इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं कि हम बाद में हमें राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ेंगे। कला और संस्कृति में क्या आता है? कला और संस्कृति में यही आता है, टेम्पल किसने बनाया, दुर्ग किसने बनवाया, ये सब आता है। तो ये दुर्ग किला कौन बनाता है? राजा महाराजा। राजा महाराजा अपना मिडिवल हिस्ट्री में आता है। तो इसके पीछे ये भी रीजन है। दूसरा रीजन हम कि मेवाड़ के इतिहास से हम बचपन से फेमिलियर है, परिचित है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि बचपन से हमने नाम तो सुना होगा कि महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, ये रीजन है कि हम मेवाड़ का इतिहास आज पहले पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले मेवाड़ क्या है? मेवाड़ राजस्थान का कौन सा भूभाग है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। उसके पीछे जानने का रीजन है वो आगे बताऊंगा मैं। तो मेवाड़ राजस्थान का कौन सा भूभाग है, अगर सामान्यतः हम पूछेंगे तो अपने आप बताएगा स्टूडेंट की चित्तौड़गढ़, लेकिन और अगर गहराई में जाना चाहेंगे तो बताएगा उदयपुर उसी में आता है। और गहराई में जाएंगे उदयपुर के स्टूडेंट को, वहाँ के रहने वाले को पूछेंगे कि हमारे तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ उसी में आता है। तो ये आ गया मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले आ गया चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। फिर आ गया भीलवाड़ा, आ गया आपका चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़। ये गलती अक्सर क्या करता है स्टूडेंट, अपने जो दक्षिण राजस्थान वाला है उत्तर राजस्थान के बारे में इतना नहीं जानता, उत्तर राजस्थान वाला दक्षिण राजस्थान के बारे में उतना नहीं जानता। तो क्या करता है कि जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जो भी स्टूडेंट होता है अपने रो में बताना शुरू करता है कि मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार में क्या आएगा, बोला चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली है गलती हमें नहीं करना। डूंगरपुर बांसवाड़ा को राजस्थान में इसका अलग अलग बोला गया है। इसको बोला गया है वागड़, वागड़ बोला गया है। इसके बारे में डूंगरपुर बांसवाड़ा के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ कि कई बार पूछ लेता है कि वागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है। वागड़ी भाषा वागड़ में ही बोली जाएगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। या ऐसे कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गुजराती इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, वो आ गया डूंगरपुर बांसवाड़ा। और इसके बारे में डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम आगे पढ़ेंगे
मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार आ गया, जिसमें आ गया चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। अब भौगोलिक विस्तार क्यों पढ़ रहे हैं? हम आगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे पढ़ेंगे तो ये जगह है, इन्हीं में ये नाम आएगा। जो भी जगह आएगा इनमें रहेगी, या तो राजसमंद में रहेगा वो जगह, या प्रतापगढ़ में, या उदयपुर में, या चित्तौड़गढ़ में। दूसरा, हिस्ट्री में दो दिक्कत है। क्या है? हिस्ट्री में दो दिक्कतें आती है। क्या दिक्कत आती है कि कब और कब कहाँ, कब और कहाँ। कहाँ मतलब जगह, कब सन, कि कोई राजा एक जगह से दूसरी जगह गया, कि कहाँ से कहाँ गया, कोई राजा युद्ध कर रहा है कि चित्तौड़ में कर रहा है, भीलवाड़ा में कर रहा है, तो ये सब पता होना चाहिए। भूल वंश जिसको डायनेस्टिक बोलते हैं, तो बताती है कि मेवाड़ वाले भूल वंश के थे। इसके बारे में इतिहासकारों की थ्योरी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जेम्स टोड की थ्योरी बता रहा हूँ। आपका जो वल्लभी था, गुजरात में जो वल्लभी जगह है, जहाँ के आप रानी है, जहाँ का आपका राजा है, उसने तो साका कर लिया, पास के दुश्मनों ने अटैक कर दिया, और उसने आपके राजा ने साका कर लिया। साका के साथ आपकी रानी थी, उन्होंने भी जोहर, उसी में जोहर हो गया उनका। तो इस प्रकार बताया जाता है कि पुष्पावती को, तो पुष्पावती बोलती है कि मैं क्यों जीवित रही, मैं भी अपने आप को आग में सौंपूंगी और मैं भी जोहर करूंगी। तो वहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने समझाया कि वहाँ के ब्राह्मणों ने समझाया कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप इस प्रकार सती नहीं हो सकते। तो बताया जाता है कि जब पुष्पावती की जब बच्चा हो गया था, तो वो अपने आप को आग में सौंप दी थी, उसने जोहर कर लिया था। अब उनका बच्चा हो गया, तो उसको ब्राह्मणों ने क्या, गुफा में रखा। गुफा में क्यों रखा? क्योंकि पता है कि उस दुश्मनों को अगर पता चलेगा तो उसको भी मार देंगे, इसलिए उसको गुफा में रखा। गुफा में रखा तो उसका नाम गुहादित्य पड़ गया। तो इस प्रकार बताया जाता है, गुहादित्य से अपभ्रंश होते होते भूल वंश हो गया था। ये अपने आ गई जेम्स टोड की थ्योरी। ये थ्योरी किसकी है? जेम्स टोड की। अब अब्दुल फजल, उसने बताया कि ईरान का एक राजा था, नौशेरवा खां। उसने बताया कि नौशेरवा खां ईरान का राजा था, उसके वंशज है। ये किसकी थ्योरी है? थोड़ा याद रखना, वो कहानी ब्राह्मण वाली याद रहे ना रहे, ये याद रखना कि नौशेरवा खां ईरान का एक राजा था, उसका वंशज बोला। ये भूल वंश थे, वो इसके वंशज थे। तो दो इतिहासकारों की थ्योरी मैंने बता दिया अलग अलग। उसके बारे में बाद में पता चलता है कि आनंदपुर वड़नगर, ये गुजरात में जगह पड़ती है, बोला वहाँ के रहने वाले थे। तो इस प्रकार इन कहानियों में सच्चाई कुछ है नहीं, तो थ्योरी जो जिस इतिहासकार ने दिया है उस प्रकार थोड़ा याद रखना। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, में जो इनके वंश वाले थे, मेवाड़ वाले, जो अपने आप को सूर्यवंशी बोलते थे, अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू बोलते हैं। अक्सर आप भी पूछोगे अपने दादाजी से या बड़े बुजुर्ग से कि हम कौन से वंश कहते हैं, तो वो पक्का आपको बताएंगे कि हम सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है। ये तो राजा महाराजा थे, तो ये अपने आप को सूर्य और चंद्रमा से जोड़ते थे। तो इस प्रकार बाद में इतिहासकारों को पता चला कि ये तो सूर्यवंशी हिंदू थे। और अपने नैन्सी और टॉड की एक थ्योरी और है। नैन्सी और अपने जेम्स टोड की है, इन्होंने बताया कि इसकी 24 शाखा है। कितनी शाखा है? 24 शाखा है। भूल वंश की बोला 24 शाखा है। अब 24 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो अपनी मेवाड़ वाली हो गई, एक गुजरात में हो गई कल्याणपुर, एक अपनी नेपाल में हो गई,
एक अपनी महाराष्ट्र में हो गई, जो अपने शिवाजी महाराज हैं वो हो गई। एक हो गई चाकसू, जिसको पहले चाटसू बोलते थे, जयपुर के पास। इस प्रकार मेवाड़ हो गया महाराष्ट्र शिवाजी महाराज वाला, वो हो गया। एक कल्याणपुर गुजरात में वो हो गया, नेपाल आ गया, चाकसू हो गया, चाटसू हो गया। इस प्रकार 24 शाखाएं नैन्सी और टोड ने बताया। नैन्सी और जेम्स टोड ने बताया कि इसकी 24 शाखाएं। कई बार पूछ लेता है कि भूल वंश की जेम्स टोड और नैन्सी के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो मेवाड़ वाला है वो भूल वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब आया। तो इसका एक, जब ओझा जी ने रिसर्च किया तो इसका एक वो अभिलेख पाया, सामूलिक का अभिलेख, उसके बारे में मैं अध्ययन करेंगे। सामूलिक का अभिलेख वही पाठ्य पे भी लिखा हुआ, पत्थर पे लिखा हुआ। उन्होंने ये कहाँ मिला? उदयपुर में मिला। कब मिला? 646 में मिला। ओझा जी ने बताया कि भूल का 5वीं पीढ़ी का वंशज था कौन? अपना शिलादित्य। ओझा जी ने बताया कि गुहिल का 5वां वंशज कौन था? शिलादित्य। ये 5वां वंशज अपना आ गया। ये कब की बात होगी? 646। तो गुहिल के बाद हो गया भोज, उसके बाद हो गया महेंद्र, उसके बाद हो गया नाग। तो बोला, फिर इन्होंने आइडिया जो था उसके हिसाब से बोला एक राजा कितने साल तक राज किया होगा? बोला 20 साल तक राज किया होगा। बोला 20 साल कम कर दो इसका। इस प्रकार 20 साल सबका निकाल दे जाओ तो ये महेंद्र का हो गया 606 हो गया। फिर इसका 20 साल माइनस करते जाओ, फिर इसका 20 साल माइनस करते जाओ। 566। गुइल का आ गया 566। तो गुइल वंश का कितना आ गया? 566। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि मेवाड़ की गुइल वंश का टाइम पीरियड डिसाइड करने वाला कौन सा अभिलेख है? तो हम बता सकते हैं सामूली अभिलेख मेवाड़ के गुइल वंश का टाइम पीरियड डिसाइड करता है। एक वडनगर जगह है, वडनगर तो जो पहले वाला जो मैं बताया था वो। वटनगर जगह है जो आजकल बसंतगढ़ है, बसंतगढ़ में वटनगर, जो सिरोही में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? सिरोही में। आजकल जिसको बसंतगढ़ बोलते हैं। यहाँ से महाजन समुदाय आए कहाँ? मेवाड़ में। महाजन समुदाय आए थे मेवाड़ में। महाजन समुदाय कहाँ आ गए? मेवाड़ में। तो इनका जो महाजन कौन होता है? बनिया। जो बनिया के हेड को क्या बोलते हैं? महत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्तर बोलते हैं। तो उसका नाम था जयंतक। बुजुर्ग आदमी था, इनका हेड था महत्तर, जिसको हेड को बोलते हैं, उसका नाम था जयंतक। इसने क्या किया? इसने अपने समुदाय से परमिशन लिया और जो अरण्यवासिनी का मनाता है, जिस अगर माता भी बोलते हैं मेवाड़ में। अरण्यवासिनी माता का मंदिर
मंदिर बनवाता है, जिसको जाबर माता भी बोलते हैं। अरण्यवासिनी माता का मंदिर बनवाता है और ये देवभूक नामक स्थान पर अपने आप को आग में सौंप देता है। देवभूक नामक स्थान पर जो जयंतक था, देवभूक नामक, अब इस इतिहासकार इसके जगह के बारे में क्या बताना चाहता है, इसका भी किसी को समझ में नहीं आया। तो इसने क्या किया कि हमने पूरे काम काज कर दिए, बोला ठीक है माता का मंदिर बना दिया, बोला अपना हो गया, इतना ही था करना। तो उस पहले वाले भाई ऐसे ही करते थे, संत महात्मा जो अपने आप को पानी में सौंप देते अपने आप को, या आग में सौंप देते कि हमारा तो अब वो माया में कुछ नहीं रखा, अब हम चलते हैं। तो इसी प्रकार जयंतक भी अपने आप को देवभूक नामक स्थान पर अग्नि में प्रवेश ले लेता है। ये अरण्यवासिनी माता और जबन माता का, जिसको जबन माता बोलते हैं, उस माता का मंदिर बनवाता है मेवाड़ में। मेवाड़ का बड़ा राजा है बप्पा रावल। वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये उठ गया कि जब वास्तविक नाम कालभोज है तो बप्पा रावल ये क्या है? एक्चुअल में बप्पा क्या उपाधि है? रावल एक्चुअल में शब्द ये है राजकुल है। जैसे महारावल, महाराजकुल वाले महारावल हो गया, राजकुल वाले रावल हो गया। बप्पा, इसके बारे में जेम्स टोड की अलग थ्योरी है, ओझा जी की अलग थ्योरी है, तो मैं थ्योरी के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर सामान्यतः हम देखें कि जो गुजरात के आसपास का एरिया है या गुजरात में है, वहाँ पे जो एक सम्मानीय या रेस्पेक्टफुली आदमी रहता है उसको बापू बोल देते हैं या बप्पा बोल देते हैं। मेवाड़ में तो आजकल भी अगर किसी को पूछोगे कि मंदिर में जाके आए हैं तो क्या बोलेंगे, हम तो बप्पा के जाके आए हैं। तो सामान्य आदमी होगा, जबकि ये तो राजा थे, तो राजा तो अपने आप को भगवान के ऐसे मानते थे। तो बप्पा एक उपाधि है। अगर दूसरी प्रकार से हम समझे कि जैसे अपने जडेजा है, अगर 5 विकेट ले लेगा तो आप उसके कमेंट में पूछना बप्पा आज तो कमाल कर दिया, बप्पा आज तो ये कर दिया बप्पा। तो वो बप्पा बापू वाला नहीं है, बुड्ढा नहीं है, वो बुड्ढा है इस प्रकार नहीं बोला। रेस्पेक्ट उसको दे रहा है, जो रेस्पेक्टफुली आदमी है उसको गुजरात में क्या बप्पा बोलते हैं। तो इस प्रकार जेम्स टोड की अलग थ्योरी है, श्यामलदास जी की अलग है। वीर विनोद बुक में श्यामलदास जी इसको बोलते हैं कि ये महेंद्र का टाइटल है। जो शिलादित्य का पोता था, शिलादित्य का जो पोता महेंद्र था उसका टाइटल बताता है इसको महेंद्र का टाइटल बताता है किसको? बप्पा को। अपना जेम्स टोड बोलता है ये शिलादित्य की उपाधि है। तो इतिहासकार अलग अलग बता रहे हैं इसके बारे में। जेम्स टोड बता रहा है कि ये शिलादित्य की उपाधि है बप्पा, और जो श्यामलदास जी बोलता है, श्यामलदास जी अपने वीर विनोद बुक में लिखता है कि ये शिलादित्य के पोते महेंद्र का टाइटल है। लेकिन जब ओझा जी ने जब रिसर्च किया उसके बाद में जो एक्चुअल में जो पता चला, में एक आठपुर का विलेख मिला, उसके आधार पर बताया। आठपुर के अभिलेख के आधार पर ओझा जी ने बताया कि जो कालभोज है उसका बेटे का नाम है कुमार। ये आठपुर के अभिलेख से हमें मिलता है कि कालभोज का बेटा का नाम कुमार है। और जब हमने देखा कि नैन्सी वाली ख्यात देखी और प्रशस्ति देखी तो उसमें हमने पाया कि जो बप्पा है उसके बेटे का नाम कुमार है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कालभोज का बेटा कुमार है, बप्पा का बेटा कुमार है, तो बप्पा और ये कालभोज एक है। तो इस प्रकार जब ओझा जी ने पूरा रिसर्च करके आठपुर के अभिलेख से और इस प्रकार प्रशस्ति से देखा कि कालभोज का बेटा कुमार है
और बप्पा का बेटा कुमार। अब बप्पा का भाई विजय अभियान पढ़ते हैं। बप्पा के बारे में बताया जाता है कि बप्पा अपना जो एक हारित ऋषि था उसकी गायें चराया करता था। तो एक दिन हारित ऋषि ने बताया कि हाँ बेटा मांग तेरे को क्या चाहिए। बड़ा खुश होके बोला हारित ऋषि। तो अपने बप्पा रावल जी ने बोला ठीक ठाक रहने और खाने का जुगाड़ कर दो। बोला क्या चाहिए बता। तो हारित ऋषि बोला ठीक है। हारित ऋषि क्या है, राटासन देवी का भक्त था। तो उन्होंने राटासन देवी से प्रार्थना की। बोला मेरे भक्त को कुछ देना है। बोला ठीक है। बोला क्या चाहिए। बोला मेवाड़ चाहिए, तो सॉरी चित्तौड़ चाहिए। बोला क्या देना है। चित्तौड़ देना है। बोला उसके लिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। बोला बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि शिवजी महाराज जो अपने एकलिंग जी महाराज है उनको खुश करना पड़ेगा। तो हारित ऋषि बताते हैं तो वो तो हमारे, बोला मैं तो उनका चेला हूँ बुरी तरह से। तो बोला उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की। बप्पा रावल जी को राटासन देवी के आशीर्वाद से फिर क्या हुआ, चित्तौड़ मिल गया ऐसे थोड़ी मिलेगा भाई। विजय अभियान 734 में फिर क्या है, बप्पा रावल आशीर्वाद लेता है हारित ऋषि और शंकर भगवान का आशीर्वाद लेता है और 734 में चित्तौड़ पे अटैक करता है। बप्पा रावल क्या करता है 734 में चित्तौड़ पर अटैक करता है। तब वहां का बोला चित्तौड़ का राजा कौन था, मान मोरी। मोरी वो मौर्य वाला ही है भाई। मान मोरी वहां का राजा था। कौन था, मान मौर्य। 734 में अपने बप्पा रावल अटैक करता है चित्तौड़ में और अटैक करके अपना चित्तौड़ ले लेता है, मान मौर्य को हरा देता है। विजय अभियान हो गया 734 का। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। तो कई बार पूछ लेता है कि बप्पा रावल किसके आशीर्वाद से चित्तौड़ प्राप्त किया। तो उसमें आ गया हारित ऋषि की गायें चला रहा था, तो हारित ऋषि आ जाएगा। हारित ऋषि और शंकर भगवान एकलिंग जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़ हासिल किया। आगे जब बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ हासिल कर लिया तो ये रहते नालंदा में थे। तो इन्होंने राजधानी नालंदा को बना दिया। तो नालंदा में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया बप्पा जी ने। जो कैलाशपुरी जगह पे है, ये कैलाशपुरी। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बनाया। ऑप्शन में आ जाएगा नालंदा में। ये राजधानी उनकी नालंदा थी, चूंकि नालंदा में रहते थे तो राजधानी इन्होंने नालंदा ही रखा। तो ऑप्शन में आ जाएगा आपको नालंदा या कैलाशपुरी। तो अगर कैलाशपुरी आ रहा तो ठीक है, नालंदा आ रहा है तो ठीक है। दोनों में एक आएगा, दोनों ही सही है। कैलाशपुरी जगह पे एकलिंग जी का मंदिर बना था नालंदा में, क्योंकि बप्पा रावल को राज मिल गया, चित्तौड़गढ़ मिल गया। तो किसके आशीर्वाद से, ये हारित ऋषि और एकलिंग जी के आशीर्वाद से बप्पा रावल राजा तो बन गया। राजा बन के अब जनता के बीच तो जाना पड़ेगा। तो जनता के बीच में गया तो अब जो बराबर का है भाई, कल परसों तक वो गाय चरा रहा था, वो आप राजा बन गया। तो उनको सहन कैसे होगा कि वो जाके अगर बप्पा रावल डायरेक्ट टैक्स मांगेगा तो देगा नहीं। तो बप्पा रावल ने बताया कि उनको बताया कि एकलिंग जी मेरे सपने में आए थे और मेरे सपने में आके बोले कि भाई बप्पा तू मेवाड़ को संभाल ले, यहाँ से टैक्स ले ले। मैं यार कहाँ कहाँ देखूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया देखूँ, ऑस्ट्रिया देखूँ, अमेरिका देखूँ, नेपाल देखूँ, भूटान देखूँ, युगांडा देखूँ, कहाँ कहाँ देखूँ। तो बोला तू देख ले मेवाड़ को, यहाँ से टैक्स ले ले और मेवाड़ को बढ़िया चला। तो पहले वाले लोग आपको भी पता है इतने थोड़े सीधे होते थे कि बोला कि इनके तो सपने में एकलिंग जी आया है। तो एकलिंग जी ने खुद ने बोला है, खुद ने आदेश दिया है। तो बोला भगवान ने आदेश दिया है तो वही मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार टैक्स देना शुरू करते इस प्रकार टैक्स देना शुरू जनता ने कर दिया था। दूसरा हम देखे जाए तो आपने गाना सुना होगा कि एक लिंगरा दीवान खटे वो महाराणा प्रताप खटे। मतलब वो एकलिंग जी को राजा मानते थे और अपने आप को उसका नौकर समझ के बोला ये एकलिंग जी ने हमें काम बताया, इस काम को करना है। इस प्रकार ही उसने अपने बप्पा रावल ने
इसी प्रकार बप्पा राव ने राज किया था। एक बात और बताता हूँ मैं कि सिंध में 712 में कि 712 में सिंध में कब्जा कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब कमांडर था, अरबों का प्रभावी आक्रमण कब हुआ था? 712 में। 712 से 1192 तराइन की द्वितीय युद्ध तक, 1192 तक, ये बीच में हो गए 480 साल। तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जहाँ पृथ्वीराज हार जाता है। तो बोला ये जो 480 साल है इसमें क्या इन्होंने मुस्लिम जो थे 480 साल में जो मुस्लिम थे, क्या उन्होंने अटैक नहीं किया? उन्होंने हर दिन अटैक किया। हमने जो राजस्थान वाले थे, जो भारत में हर दिन अटैक किया, राजस्थान वाले थे उन्होंने हर दिन उनको जवाब दिया, उनके आक्रमण का जवाब दिया। उनको जवाब देने वाले बहुत सारे राजा थे, उनका नाम बताऊंगा। जैसे गौरीशंकर थर्ड हो गया, विग्रह राज फोर्थ हो गया, अपने बप्पा रावल हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, नायिका देवी होगी, अज्जोराज हो गया, अंतोराज हो गया। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने 480 साल तक डांट के रखा। 480 साल डांटना आसान नहीं है। उधर वाली मुस्लिम वाली जो आग थी वो ठंडी नहीं हो रही थी, वो वैसे चल रही थी। तो 1100 पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है मोहम्मद गोरी यहाँ दिल्ली में, उसको बैठा देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा देता है। बयान पढ़ रहे थे बप्पा रावल का। गजनी जगह का अफगानिस्तान में, वहां का राजा था सलीम। सलीम करके राजा था गजनी का। वो आक्रमण करता अपने मेवाड़ के, चित्तौड़ के ऊपर, सॉरी चित्तौड़ के ऊपर। गजनी का राजा कौन था? सलीम करके राजा था। गजनी का है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में गजनी है, वहां का राजा सलीम था। वो अटैक करता है चित्तौड़ पे। फिर बप्पा रावल जवाब में उसको मारते मारते अफगानिस्तान तक लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? अफगानिस्तान, गजनी तक। सलीम की सेना को मारते मारते कहाँ तक लेके जाता है? अफगानिस्तान तक। मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा है जो दुश्मन को मारते मारते अफगानिस्तान तक लेके जाता है? वो है अपना बप्पा रावल। तो जाएगा तो किस तरफ से जाएगा? जाएगा तो कहाँ? पाकिस्तान से जाएगा। तो पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी। रावलपिंडी पाकिस्तान में एक शहर है। तो रावलपिंडी, रावल राजा हो गया, पिंडी पंजाब में गांव को पिंड बोलते हैं। कि अगर सेना जा रही है तो रुकेगी भी। तो सेना कहाँ रुकी थी? सेना पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है लाहौर, उसके पास में रुकी थी। वहां पे क्या है, गांव बस गया धीरे धीरे। अगर सेना रह रही है, खा रही है, पी रही है, तो वहां धीरे धीरे गांव बस गया। गांव बस गया तो भाई ये कौन सा पिंड है? तो क्या बोले? बोला रावलपिंडी। बोला रावल राजा है, पिंडी पिंड को गांव, पिंड से पिंडी हो गया और राजा से बप्पा रावल से रावल हो गया। तो रावलपिंडी हो गया। बोला कौन सा गांव है? रावलपिंडी हो गया। बोला यहाँ रावल राजा रह रहा था, यहाँ रावल राजा रह रहा है, तो ये हो गया रावल, बप्पा रावल, और ये पिंडी हो गया। उपाधियां इनकी पढ़ेंगे। उपाधियों में सबसे पहले हिंदू सूर्य, राजगुरु, तीसरा आ गया चक्रवे। तो उसने बताया कि जब मुस्लिम अटैक कर रहे थे तो मैंने हिंदुओं की रक्षा की, तो मैं हिंदू सूरज हूँ, हिंदू सूरज हूँ। हिंदू को रोशनी करने वाला, जब अंधेरा आ रहा था तो रोशन करने वाला था, तो हिंदू सूर्य हो गया। राजगुरु हूँ, बोला मेरे से ट्रेनिंग लो, कैसे राजा बनना है, कैसे अटैक करना है, कैसे रणनीति बनानी है। चकवे, चकवे ये है, इसका मतलब है चारों दिशाओं में। तो चारों दिशाओं में इन्होंने गजनी तक दुश्मन को मारते आए। इनके बारे में और भी बताते हैं कि कई जगह जाते हैं और अटैक करते हैं। ये चारों दिशाओं में जीतते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया चकवे। एक अपना सीवी वेद इतिहासकार रहा,
सीवी वैद इतिहासकार ने बताया है। सीवी वैद जो इतिहासकार था, उन्होंने बताया कि बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। सीवी वैद ने अपने बप्पा रावल की तुलना किससे की? चार्ल्स मार्टेल। ये चार्ल्स मार्टेल कौन था? चार्ल्स मार्टेल था यूरोप का एक सेनापति था। कौन था? यूरोप का सेनापति। चार्ल्स मार्टेल कौन था? यूरोप का सेनापति। कि जिस टाइम बप्पा रावल मुस्लिमों को भगा भगा के मार मार के अपने अपने देश से भगा के उसके अपने देश में भेज रहा था, उसी टाइम जो यूरोप में चार्ल्स मार्टेल था, वो भगा भगा के मुस्लिमों को भगा भगा के यूरोप का सेनापति जो चार्ल्स मार्टेल है, वो अपने यूरोप से मुस्लिमों को मार मार के भगा भगा के अपने देश भगा रहा था। तो इसलिए बप्पा रावल की तुलना यूरोप सेनापति चार्ल्स मार्टेल से थी। दोनों का काम एक ही है कि इस टाइम में इधर बप्पा रावल दुश्मन को मार मार के भगा रहा था और इधर यूरोप में चार्ल्स मार्टेल भगा रहा था।